बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, स्टेट एग्जामिनेशंस बिहार लाइब्रेरियन के लिए मॉडल सेट जो है, यह पहला मॉडल सेट आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, आपने अगर ब्लिस या फिर एमलिस का डिग्री लिया है या बिहार लाइब्रेरियन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उम्मीद कीजिए स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट एक एग्ज़ाम है जिसको निकालना हर हाल में, मतलब बिल्कुल हर हाल में इसको पास करना ही होगा, तभी जा कर के आप बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली जो बिहार लाइब्रेरियन की एग्जामिनेशन का फाइनल एग्ज़ाम है उसमें भागीदार बन सकते हैं। ऐसे में दोस्तों बताया गया है कि लाइब्रेरियन साइंस से 100 क्वेश्चंस और उसके बाद आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 क्वेश्चंस, इसी प्रकार रीजनिंग और मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज और ये इन्वायरमेंटल्स स्टडी जो होगा उससे मिलाकर कुल मिलाकर 150 क्वेश्चंस होने की संभावना है। इसी संभावना को देखते हुए हमने एक्सपेक्टेड जो है एक मॉडल सेट तैयार किया है जो स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों इसमें कुल 35 क्वेश्चंस हम आपके पास रखने जा रहे हैं, जिससे कि आपको आंकड़े मिल पाएंगे, एक आइडिया मिल पाएगा कि स्टेट में एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करेंगे। आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज के इस सेट में आप कितना सही कर पाए। याद रखिएगा दोस्तों, ये 35 में आप समझ लीजिएगा कि इसका 50% अगर आप नंबर्स ला देते हैं, क्योंकि स्टेट पास करने के लिए 50% आपको चाहिए, तो कुल मिलाकर के आप देख लेंगे अगर 4×5 = 20, यानी कुल मिलाकर ये कहेंगे कि अगर आप 20 प्लस आंकड़े कर देते हैं तो याद रखिएगा आप 100% सुरक्षित जोन में हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखेंगे पहला प्रश्न को। किसी लाइब्रेरी कैटलॉग में कॉल नंबर क्या दर्शाता है? किसी भी लाइब्रेरी कैटलॉग में जो कॉल नंबर होता है वह निम्नलिखित में से क्या दर्शाएगा? दिए गए प्रश्न का सही आंसर है पुस्तक की भौतिक स्थिति को। अगर आपने ने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। याद रखेंगे, किसी लाइब्रेरी कैटलॉग में कॉल नंबर दर्शाता है पुस्तक की भौतिक स्थिति को। याद रखेंगे 50% से ऊपर आपको नंबर्स हर हाल में इस सेट में लाने होंगे, यानी याद रखिएगा करीब करीब आप 20 के करीब अवश्य पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। कम से कम 20 अंक, उसके ऊपर जितना जाते हैं उतना ही आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। यूनिमार्क का विकास किस उद्देश्य से हुआ है? याद रखेंगे, यूनिमार्क का विकास किस उद्देश्य से किया गया है? लाइब्रेरियन साइंस से संबंधित यह एक मुख्य प्रश्न है कि यूनिमार्क का विकास किस उद्देश्य से हुआ है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर है मार्क प्रारूप का मानकीकरण करने के लिए। यूनिमार्क का विकास किस उद्देश्य से हुआ? तो मार्क प्रारूप का मानकीकरण करने के लिए इसका मतलब विकास किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कुल कितने आंसर हुए और आप हमारे वीडियो किस जिला से देख रहे हैं। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसने दिया था? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस निम्नलिखित में से किसने दिया? तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस.आर. रंगनाथन के द्वारा 5 लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक इसके बाद आर्ट ऑफ टीचिंग से क्वेश्चंस होगा, उसके बाद आप देखेंगे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये जीके, ये सभी कंटेंट को मिला करके मैंने ये मॉडल सेट तैयार किया है। कुंजी शब्द इन कंटेक्स्ट इंडेक्सिंग में क्या दर्शाया जाता है? कुंजी शब्द इन कंटेक्स्ट इंडेक्सिंग में क्या दर्शाया जाता है? सही आंसर है चौथे का ऑप्शन नंबर बी। शीर्षक के प्रमुख शब्द जो होता है कुंजी शब्द इन कंटेक्स्ट इंडेक्सिंग में दर्शाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। गौर से ऑप्शनों को आप जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। पहले ऑप्शंस क्वेश्चन के बाद ऑप्शंस पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है किस लाइब्रेरी प्रणाली में कोलोफॉन का उपयोग किया जाता है? याद रखेंगे, लाइब्रेरी की वो कौन सी प्रणाली है जिसमें कोलोफॉन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एशियाई लाइब्रेरी, प्राचीन यूरोपीय लाइब्रेरी, रोमन लाइब्रेरी या मध्यकालीन भारतीय लाइब्रेरी। याद रखेंगे 5वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एशियाई लाइब्रेरी में जो है कोलोफन का उपयोग किया जाता है। तो वह किस लाइब्रेरी प्रणाली में कोलोफन का उपयोग किया जाता है? 5वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एशियाई लाइब्रेरी में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न है आपके सामने कि मूल प्रवृत्ति, अब यहाँ से आर्ट ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। मूल प्रवृत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? याद रखेंगे, मूल प्रवृत्ति का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है?
छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों जो ऑप्शन से उसके अनुसार आत्मसंतुष्टि। मूल प्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य या मुख्य स्रोत क्या है? तो मूल प्रवृत्ति का मुख्य स्रोत है आत्मसंतुष्टि। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत किस पर आधारित है? गेस्टाल्ट सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? सातवें का सही आंसर है कुलता का अनुभव। याद रखेंगे गेस्टाल्ट सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? इस प्रश्न का सही है आंसर कुलता का अनुभव। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ईमानदारी पूर्वक आप अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा, किसी भी प्रकार की ये नहीं, जितने आपकी ईमानदारी से सही हो रहा है उतना ही लिखिएगा। किसी छात्र का आत्मसमर्पण और आत्मसम्मान किससे प्रभावित होता है? किसी भी छात्र का आत्मसमर्पण और आत्मसम्मान किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन आपके सामने है शिक्षक की प्रशंसा से, सहपाठियों का समर्थन से, कक्षा का वातावरण से या उपरोक्त में से सभी के। तो किसी भी छात्र का आत्मसमर्पण या आत्मसम्मान जो होता है उपरोक्त में से सभी से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर था। आइए देख लेते हैं 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि सीखने के लिए सकारात्मक दृढ़ीकरण का क्या उद्देश्य है? सीखने के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखना, व्यवहार को दोहराना या प्रोत्साहित करना, छात्रों को दंडित करना, पाठ्यक्रम को सरल बना देना। सही आंसर है कि सीखने के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का मुख्य उद्देश्य जो होगा 9वें का ऑप्शन नंबर बी व्यवहार को दोहराना और प्रोत्साहित करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है सीखने में भयमुक्त वातावरण क्यों महत्वपूर्ण है? सीखने में भयमुक्त वातावरण क्यों जो है महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, सीखने के डर को खत्म करने के लिए, रचनात्मकता और सहभागिता को बढ़ाने के लिए। सही आंसर उपर्युक्त में से सभी के सभी इंपॉर्टेंट है भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए जो सीखने की जहाँ तक बात है। 11वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि सक्रिय शिक्षण का अर्थ क्या है? 11वां नंबर प्रश्न है कि सक्रिय शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छात्रों को गतिविधियों और चर्चा में शामिल करना। सक्रिय शिक्षण का मुख्य अर्थ होता है छात्रों को गतिविधियों और चर्चा में शामिल कर लेना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में MOOC का अर्थ क्या है? यानी कि शिक्षा में मूक का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा। ऑप्शन है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज या मास्टर ऑफ ऑनलाइन करिकुलम, या उसके बाद मॉड्यूलर ओपन ऑनलाइन क्लासेस या मैनेजमेंट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। तो शिक्षा में मूक का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? 12वें का सही आंसर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो होती है मूक का अर्थ होता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरी भर्ती स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए पहला मॉडल सेट। आगे बढ़ते चलते हैं। जितनी संख्या में आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, उतना ही भारी संख्या में हम अच्छे से अच्छे कंटेंट लगातार आपके लिए जारी रखेंगे। एक अच्छा शिक्षक अपने शिक्षण को कैसे व्यवस्थित करता है? एक अच्छा शिक्षक अपने शिक्षण को कैसे व्यवस्थित करता है? 13वां ऑप्शन है, 13 का सही आंसर है छात्रों की समझ और प्रतिक्रिया के आधार पर। याद रखेंगे एक शिक्षक होता है, एक अच्छा शिक्षक जो होता है अपने शिक्षण को कैसे व्यवस्थित करेगा? तो छात्रों की समझ और प्रतिक्रिया के आधार पर एक अच्छा शिक्षक अपने शिक्षण को व्यवस्थित कर देता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है समस्या आधारित शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? समस्या आधारित शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है छात्रों को समस्याओं को रटाना, छात्रों के में समस्या समाधान कौशल विकसित करना, या छात्रों को अधिक गृह कार्य देना, छात्रों के विषय से संबंधित प्रश्न पूछने देना। याद रखेंगे कि समस्या आधारित शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? 14 का सही आंसर है छात्रों में समस्या समाधान कौशल को विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न कहता है दोस्तों कौन सी कला शैली पिकासो से संबंधित है? निम्नलिखित में से वह कौन सी कला शैली है जो पिकासो से संबंधित है? 15 का सही आंसर है क्यूबिज्म। याद रखेंगे कौन सी कला शैली पिकासो से संबंधित है? सही आंसर है क्यूबिज्म जो है वो पिकासो से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, भित्ति चित्र का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? भित्ति चित्र का प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्र का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों यहाँ से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जैसे कि प्रश्न लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो x का मान क्या होगा? तो दोस्तों इस सबको मिलाकर के 0 आ जाना चाहिए। ऐसे में हम -2 को पहले ऑप्शन चेक करते हैं, सही हुआ तो आंसर है, नहीं तो आगे के ऑप्शन चेक करेंगे। फिर +4 गुने आपके पास -2 और पुनः यहाँ पर क्या करेंगे +4 करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा और +4 देखेंगे 4 और 4 मिला करके 8 हो जाएंगे, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो स्टेट का एग्जाम्स होता है वो स्टेट का एग्जाम्स बहुत कोई हार्ड एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं। मैंने स्टेट एग्जामिनेशंस दिया और स्टेट एग्जामिनेशंस जैसे कि आपके जो बिहार शिक्षक इत्यादि के लिए है पेपर 1 पेपर 2 वो बिल्कुल इजीली प्रकार से ये मतलब क्रैक हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चनों का लेवल इसी तरीके का रहता है, यानी कि इससे कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलती है, बल्कि फाइनल सिलेक्शंस में आप फॉर्म फिलअप कर पाएँ और सरकार को कुछ मतलब आपसे रकम मिल पाए, ये एक आइडिया होती है उसकी, और कुछ नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखें यही लेवल रहने वाला होगा। एक संख्यात्मक श्रेणी 1 4 9 16 डैश में अगला पद क्या होगा? तो देखेंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर करके 1 मंगाया गया, 2 का स्क्वायर करके 4 मंगाया गया, 3 का स्क्वायर करके 9 मंगाया गया, उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर करके 16 मंगाया गया, तो 5 के स्क्वायर करके 25 होगा। अगला वाला ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है कि x और y का औसत यदि 26 है, यदि z का मान 32 है, तो तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखेंगे यहाँ पर दो संख्याएं x और y, तो 26 गुने 2 कर दीजिए तो 26 दूना 52 हो जाएगा, ठीक है, इसका योगफल हुआ। उसमें तीसरी संख्या एक है 32, इसको भी जोड़ दीजिए तो 2 और 2 4 और 5 3 8। इस 84 में अब आप 3 पर औसत निकालिए, 3 करेंगे तो देखेंगे 3 दूना 6, 2 आ जाएगा 24, 3 अठे 24। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि x बराबर 2y और y बराबर 3z है, तो ऐसे में x का z से अनुपात क्या होगा? ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग गौर से बनाएंगे, बेहतर तरीके से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप x बराबर 2y रहने दीजिए, ठीक है, और y का मान देखिए यहाँ पर दिया है 3z, ऐसे में x बराबर लिखिए 2 गुने 3z। अब 2 में 3 से गुना कीजिए 6 हो जाएगा, z हो जाएगा बराबर x हो जाएगा। ये z गुना में है तो भाग में चले जाइए, तो x बटा z और 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इस प्रकार से 6:1 इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न बेहद ही सरल है और यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति ने 1200 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करता है, 2 वर्ष में वो उसको कितना ब्याज मिलेगा? तो याद रखेंगे PRT/100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1200 मल्टीप्लाई हम यहाँ से कर लेते हैं, 1200 मल्टीप्लाई R का मान 12 कर दीजिए, T का मान 2 कीजिए, बाई 100 कीजिए, 00 से 00 कट जाएगा, 12 12 144, 144 में 2 से गुना करेंगे 288। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों, आपको हमें कमेंट करके बताने हैं कि भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना है वह 1951 में लागू होती है, 51 से 56 ये चलता है। तो आपको हमें कमेंट करके बता देने हैं कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है वह किस नियम पर आधारित था, किस समिति पर आधारित था, इसका कमेंट करके बताइए अगर थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बेहद आसान क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एशिया महाद्वीप। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? थोड़ा सा क्वेश्चन एक दो ऐसे भी आए जिससे कि आप सोचे कि अरे भाई ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो होगा मोर हो जाएगा। अब उसके बाद कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसने आपको हिलाकर रख दिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है, देख लीजिएगा, प्रश्न है कि भारत में साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, यानी वह कौन सा राज्य है जिसमें भारत का साइलेंट वैली स्थित है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि भारत में साइलेंट वैली ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह केरल में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न है कि यदि 3 गुने 2 बराबर 15 है और 5 गुने 4 बराबर 45 है तो 6 गुने 7 बराबर क्या होगा। अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट होते हैं। अब देखेंगे जैसे कि 3 गुने 2 बराबर 15, तो आखिर ये हुआ कैसे है। तो देखेंगे 3 + 2 कर दीजिए, 3 2 5 और फिर इस पहली संख्या से गुना करके देखिए तो 15 हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से 5 और 4 दोनों को जोड़ दीजिए, 5 + 4 बराबर 9 होगा। 9 में 5 से गुना करके देखिए, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 6 और 7 को जोड़िए, 6 + 7 बराबर 13 और 13 में 6 से गुना कीजिए 78। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए श्रृंखला को आपको पूरा करने हैं। प्रश्न देख लीजिए, यह जो श्रृंखला दिया है उसको पूरा करना है। श्रृंखला को पूरा कीजिए। 3 + 6 याद रखेंगे, 11 + 18 और 27 ऐसे दिया गया है। तो देखेंगे 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 आ जाता है। अब उसके बाद 11 में से 6 घटा देंगे तो 5 आ जाता है, यानी पहले में 3 का गैप, दूसरे में 5 का गैप। उसके बाद 18 में से 11 घटा देते हैं तो उस कंडीशंस में आपके पास क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से देख लेंगे, यानी कि पहले बार में 3 प्लस, दूसरे बार में 5, तीसरे बार में देखेंगे 7 आ जाता है। 7 की बढ़ोतरी अगले बार में 9 की, तो 9 के बाद में 27 में आप 11 जोड़ दीजिए, 11 और 27 38 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अगला क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य 3 से अलग है। रीजनिंग का ही प्रश्न है। निम्नलिखित में से वह कौन सा समूह जो है वह अन्य 3 से अलग आपको माना जाता है। शेर, बाघ, कुत्ता ये मांसाहारी है। तोता, कबूतर, गौरैया यानी कि ये एक ही तरह के समूह यानी कि उड़ने वाले। हाथी, गधा याद रखेंगे ये अलग है। मछली, मेढक और सांप देखेंगे ये किसी एक में ही रहता है, यह स्थलीय जीव है, ये स्थलीय है, यह भी स्थलीय है। मछली, मेढक, सांप ये जो है उभयचर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह अन्य 3 से अलग है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है 30वां नंबर कहता है, देखिए दोस्तों, कि राम कहता है सीता मेरे पिता की एकलौती बेटी है। याद रखें, बेटी की बेटी है। सीता का राम से क्या संबंध है। कहता है कि राम कहते हैं कि सीता मेरे पिता की एकलौती बेटी की बेटी है। ठीक है, एकलौती बेटी की बेटी, तो सीता का राम से क्या संबंध है। ठीक है, सीता मेरे पिता की एकलौती बेटी की बेटी है, ऐसे में वह भांजी लगेगी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से इन्वायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। तो ओजोन परत का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर है, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकने का काम ओजोन परत करती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किस कारण होता है। निम्नलिखित में से वह कौन कारण है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है। दोस्तों, किसी भी प्रकार से आपका कोई क्लास बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित अगर छूट गया होगा हमारे चैनल पर, तो आप हमारे इस यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। बिहार लाइब्रेरियन 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आप अपने छूटे हुए क्लास को कवर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में से वह कौन है जो नवीकरणीय संसाधन के रूप में जाना जाएगा। दिए गए ऑप्शन में सही आंसर है सौर ऊर्जा एक प्रकार की नवीकरणीय संसाधन है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। वह कौन सा गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पृथ्वी पर सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा अपशिष्ट होगा जो पृथ्वी पर सबसे पहले गल जाता है यानी कि खत्म हो जाता है। दिए गए प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा खाद्य अपशिष्ट। खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो जल्दी गल जाता है, जबकि प्लास्टिक, कांच, ये धातु ये गलने में समय लगते हैं। प्लास्टिक तो गलता भी नहीं है।
आज के लिए आपके लिए एक प्रश्न रीजनिंग से संबंधित छोड़ जाता हूं, आप इसका आंसर जरूर कमेंट करके हमें अवगत कराइएगा। जिनका भी आंसर सही होगा हम उसको जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। एक महिला कहती है, यह मेरे पति की माँ की इकलौती बेटी के बेटे का बेटा है। याद रखेंगे, एक महिला, ब्रॉड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। एक महिला कहती है कि यह मेरे पति की माँ की इकलौती बेटी के बेटे का बेटा है। उस बच्चे का महिला से क्या संबंध है? बेटा, पोता, भतीसा या फिर संभव नहीं है, कुछ भी कहना। जो भी आपका आंसर सही होता है आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।